एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी तीन थ्योरीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसमें सबसे पहले हमने लेमार्किज्म के बारे में बात की, जो लेमार्क के द्वारा दी गई थ्योरी थी, क्या प्रपोजिशन थी, उसमें क्या क्या कंसेप्ट उन्होंने दिए, जिन कंसेप्ट्स के आधार पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एवोल्यूशन का कहीं ना कहीं ये सारे कारण रहे होंगे। उसी तरह से हमने डार्विनिज्म की बात की, जिसमें हमने चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिए गए हुए कंसेप्ट्स की बात की। उन्होंने जो आइलैंड पे जाकर ऑब्जर्वेशंस की डार्विन फिंचेस के ऊपर, उसके बेस पर उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स को डेवलप किया, जिन कंसेप्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन का कुछ ये था, ये सारे कारण रहे होंगे। उसी तरह से हमने अभी लेटेस्ट रिसेंट लेक्चर के अंदर हमने हीगो डिवेरिस के द्वारा दी गई म्यूटेशन थ्योरी को डिस्कस किया, उसके बारे में समझा और कहा कि जो आज की डेट में इतनी डाइवर्सिफिकेशन हो रखी है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके लिए जो समय हमारे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म से लेकर आज के दौर तक के अगर हम कंसीडर करें तो वो एनफ नहीं था। अगर हम डार्विन के हिसाब से चले, क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी है वो वेरिएशंस पे काम करती है, और वेरिएशंस जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसीजर है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होता है और फिर कहीं जाकर एक नई स्पीसीज बनती है। बट इसी चीज को लेकर ह्यूगो डिवेरिस ने कहा कि अगर वेरिएशन ही कारण है एवोल्यूशन होने का, ये इतनी सारी स्पीसीज को के डेवलप होने का, तो ये समय जो बीता राइट फ्रॉम दी ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म टिल डेट, वो समय एनफ नहीं है। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक कहा कि एक सडन चेंज का एक कंसेप्ट दिया, जिनको उन्होंने कहा कि म्यूटेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही होगी नई स्पीसीज को बनाने के लिए, क्योंकि म्यूटेशन जो होती है वो इमीडिएट इफेक्ट लाती है, उसको बहुत लंबा समय नहीं चाहिए कि नए, अगर इनकेस अगर हम कंसिडर करें कि नए फीचर्स को ऐड करना है या नए ऑर्गन्स किसी ऑर्गेनिज्म में ऐड होंगे, बट क्रिटिसिज्म उसका भी हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो म्यूटेशंस होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि म्यूटेशन हुई और एक कुछ अच्छा डेवलप हुआ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो उसको बेहतर अडेप्ट करवा सका इस बदलते हुए एनवायरमेंट में या कहीं प्रेजेंट एनवायरमेंट में। अब अल्टीमेटली एक लास्ट थ्योरी का, जिसको हम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी मानते हैं, ये एक मिक्सचर है। मैं आपको फिर से कहूंगा, इस थ्योरी को हमने डार्विनिज्म और म्यूटेशन जो हीगो डिवेरिस ने प्रपोज की, उस थ्योरी को, उन दोनों थ्योरीज को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला, और उसी कंक्लूजन का नाम है, जो कि लास्ट थ्योरी है जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में हमें समझाने की कोशिश करती है, वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसे हम न्यू डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इसे कुछ लोग सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। अब सिंथेटिक थ्योरी इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर डार्विन के द्वारा किया गया हुआ काम और हीगो डिवेरिस के द्वारा किया गया हुआ काम, उन दोनों को मिलाकर उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर हमने इस थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश की है। इसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी पे काम किया, और उन्होंने अल्टीमेटली एक प्रपोजल निकाला कि कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का कारण रहा होगा। तो इसको सिंथेटिक थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है एवोल्यूशन का। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डार्विन थ्योरी एंड ह्यूगो डिवेरिस की जो म्यूटेशन थ्योरी है, उस पे आधारित है। ओके, अब इसमें जिन साइंटिस्ट लोगों ने इन थ्योरी पे काम किया, उन साइंटिस्ट लोगों के कुछ नाम हैं जो कि अगर आप मेमोराइज कर सके तो अच्छी बात है। तो दिस थ्योरी वाज एक्चुअली वर्कड अपॉन बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोबेंस्की। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम हम पहले भी ले चुके हैं, वेजमैन। आई होप का आपको याद हो। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्टेबिन। खुद डिवेरिस भी इस थ्योरी में इन्वॉल्व थे। एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हम आने वाले टाइम में लेना चाहेंगे, जिनका नाम है सिविल राइट। सिविल राइट इफेक्ट भी होता है, जिसको आप जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, अभी बस इसी थ्योरी में वो हम कंसीडर करेंगे। और एक और साइंटिस्ट थे
मेयर। इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट थे बट ये मेन साइंटिस्ट नहीं है। इन सारे मेन साइंटिस्ट में से जो स्टेबिन थे उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कस किया अपनी एक बुक में, डिस्कस्ड दिस थ्योरी। दिस थ्योरी किसकी? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिस बुक का नाम था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है या मॉडर्न थ्योरी है एवोल्यूशन की, या कहें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, आपकी इच्छा है आप कुछ भी कहना चाहें, बट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यहाँ पे कहना ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने सिंपली यहाँ पे एवोल्यूशन लिखा है बट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एवोल्यूशन की बात चल रही है वो स्पीसीज के अंदर या नई स्पीसिएशन या नई स्पीसीज की फॉर्मेशन की बात चल रही है, क्योंकि ये एक तरह का किसका पार्ट है? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का, या जिसको आप बायोजेनिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेबिन थे उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कस किया अपनी एक बुक में, जिस बुक का नाम था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ओके, तो अब इस थ्योरी में क्या क्या फैक्टर्स थे जो कि ये थ्योरी कंसीडर करती है कि ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कारण रहे होंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को होने के लिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड यहाँ पर बना रखी है जिसमें थोड़ा सा आपको काम करने में आसानी होगी। देखिए इस स्लाइड के अंदर ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज के लिए, ठीक है। या हम इसको, जैसे मैंने कहा कि इस थ्योरी को आप न्यू डार्विनिज्म भी कह सकते हैं या फिर इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि जैसे मैंने कहा कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होता है? स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल क्यों होता है? क्योंकि फूड और स्पेस की लिमिटेशन होती है, और ये कारण होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक बेहतर करेक्टर है, एक बेहतर वेरिएशन है, ताकि वो उस स्ट्रगल के अंदर अपने आप को ज्यादा बेटर अडेप्ट करवा सके, फूड यूटिलाइजेशन बेटर कर सके, वो ही ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में अल्टीमेटली सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो उसके अंदर वो बेटर करेक्टर्स थे जिसकी वजह से वो जिंदा रहा, वो अपनी प्रोजेनीज के अंदर इनहेरिट करेगा। तो ये तो पहला कंसेप्ट है जो कि ये फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से रहा होगा। ये बातें मैं बहुत पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारी थ्योरीज में, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक वेरिएशन। अब देखिए जेनेटिक वेरिएशन में सबसे पहले हम बात करते हैं जीन रिकम्बिनेशन की। अब जीन रिकम्बिनेशन का मतलब है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने जेनेटिक्स को ध्यान से समझा होगा तो यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि भाई जीन रिकम्बिनेशन जो होता है वो हमारे गैमेटोजेनेसिस या गैमेट्स को बनाते वक्त होता है, जो कि एक मियोसिस जैसे सेल डिवीजन का हिस्सा रहता है। और जेनेटिक्स में ये समझाया जाता है, खास तौर पर जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं, कि जो असॉर्टमेंट होती है एलील्स की एक ही जीन के से जो बिलोंग करते हैं, खास तौर पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, ये कंसेप्ट अलग है, तो इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जरूर कंसीडर करूंगा। तो जीन रिकम्बिनेशन में सबसे पहला जो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, कि कोई भी जीन किसी भी करेक्टर का किसी दूसरे जीन जो कि किसी दूसरे करेक्टर के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, उस पर निर्भर नहीं करता कि वो किस तरह से फर्दर प्रोजेनी में इनहेरिट होगा। मतलब जो उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा वो डिफरेंट होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं एक प्लांट की हम बात कर रहे हैं, और प्लांट में हम एक हाइट करेक्टर की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम बात कर रहे हैं फ्लावर के कलर की, तो दोनों ही करेक्टर्स जो है वो डिफरेंट है और दोनों करेक्टर्स के लिए जीन्स डिफरेंट होंगे। अब इन जीन्स के अंदर हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म होता है वो उस ऑर्गेनिज्म में हर एक जीन को रिप्रेजेंट करने वाले दो सेम या सिमिलर एलील्स होते हैं। जेनेटिक्स में अगर आपने कभी
सुना हो तो ये बताया जाता है कि हर एक जीन को एक ऑर्गेनिज्म में या डिप्लॉयड कंडीशन में रिप्रेजेंट किया जाता है दो जीन्स के द्वारा या दो एलील्स के द्वारा या दो फैक्टर्स के द्वारा। उनमें एक फैक्टर को हम डोमिनेंट मानते हैं, एक फैक्टर को हम रिसेसिव मानते हैं। अब ये दो फैक्टर्स जो होते हैं ये किसी भी पैटर्न में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों ही एलील्स डोमिनेंट हो तो हम बोलते हैं उसको होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। हो सकता है दोनों ही जो एलील्स हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव या रिसेसिव हो तो हम उसको बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव है। या ये भी हो सकता है कि एक ही जीन में या एक ही इंडिविजुअल के अंदर जिस जीन को आप कंसिडर कर रहे हैं उसके दोनों ही एलीलिक फॉर्म्स वहां पे प्रेजेंट है, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव इकट्ठे हैं, तो वहां पे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन मानते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात चल रही है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहां पे मैंने हाइट का ली स्मॉल टी और दूसरी तरफ कैपिटल टी लिया, ठीक है। उसी के साथ एक और जीन सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे कंसीडर किया कलर के लिए। तो जब मियोसिस होगी तो मियोसिस के दौरान क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि आपका ये जो रिसेसिव एलील है हाइट के लिए, ये रिसेसिव एलील ऑफ फ्लावर कलर के साथ ही इनहेरिट हो या फ्यूचर में ट्रांसफर हो प्रोजेनिस के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर आ जाए और कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ जाए। तो मतलब कि ये एक जीन है, ये एक जीन है, और दोनों ही जीन्स के अंदर जो एलीलिक पैटर्न है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या ड्यूरिंग मियोसिस वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। मतलब कि पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ ही आगे प्रोजेनीज में आए या ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन में जब आप गैमेट्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं वो जरूरी नहीं है, तो इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। एनीवेज ये एक पार्ट जेनेटिक्स का है, तो मैं हल्का सा आपको ब्रीफ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जीन रिकम्बिनेशन में हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला कंसेप्ट जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कारण एक्चुअली में क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कारण खुद मियोसिस है, और मियोसिस का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहां पे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो कि एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बिलोंग करती हैं, सेम लोकेशंस पे बिटवीन सिमिलर एलील्स जेनेटिक एक्सचेंज होता है, तो उस एक्सचेंज को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए, यहाँ पे वो डिस्कस नहीं हो सकता है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो छोटी छोटी बातें आपको मेमोराइज या रिमाइंड करवा सकूं जो आपने बाकी चैप्टर्स में पढ़ी होंगी। तो क्रॉसिंग ओवर इज अ responsible factor for independent assortment, means independent assortment is a part of your सेल डिवीजन, और वो सेल डिवीजन का जो टाइप होता है वो मियोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों जेनेटिक रिकम्बिनेशन की या जीन रिकम्बिनेशन क्यों होती है, क्योंकि जीन रिकम्बिनेशन का ही अल्टीमेटली ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किस चीज को डेवलप कर रहे हैं, किस चीज का ओरिजिन का कारण बन रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके वेरिएशंस के ओरिजिन का कारण बन रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद डुअल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जितने भी हाई ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है टू ब्रिंग अप न्यू प्रोजेनीज, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को बना सके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और गैमेट्स की फॉर्मेशन जो होती है वो जिस तरह के सेल डिवीजन से होती है उससे आप मियोसिस कहते हैं, और मियोसिस का ही ये सारा पार्ट है। क्योंकि देखिए जब गैमेट की फॉर्मेशन से पहले
सॉरी गैमेट की फॉर्मेशन के बाद की कहानी है कि हाँ जी डुअल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक गैमेट मेल से और एक गैमेट फीमेल से आएगा, और दोनों की बॉडी के अंदर जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होगी उस दौरान जो मियोसिस वाला इवेंट चल रहा होगा उसमें जो क्रॉसिंग ओवर का पैटर्न है, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली बात है, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट पैटर्न पे या डिफरेंट तरीके से हो रही होगी। जिसका मतलब यह है कि अगर मैं ये सिंपल भाषा में बात करूं कि अगर किसी भी प्रोजेनी के अंदर बदलाव आया अपने पेरेंट्स के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, तो उस बदलाव का कारण मैं दो कारण मानता हूं। पहला कारण है कि जब पेरेंट्स की बॉडी में गैमेट्स बने उस दौरान जो क्रॉसिंग ओवर इवेंट हुआ वो रैंडम होता है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर इतनी ज्यादा ना हो कि स्पीसीज की इंटीग्रिटी खराब हो जाए। स्पीसीज की इंटीग्रिटी खराब होने का मतलब मेरा यहां से ये है कि ऐसा ना हो कि स्पीसीज बिल्कुल डिफरेंट आ जाए। अगर पेरेंट्स की एक पर्टिकुलर स्पीसीज है तो उनके बच्चे की भी वही सेम स्पीसीज होगी, सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, सिर्फ कैरेक्टर्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बदलाव आ सकता है, बट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल स्पीसीज सेम स्पीसीज को बिलोंग ना करे। जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ अपने आप को कंपेयर करें, वी आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू देम। हमारी आउटर मॉर्फोलॉजी, अंदर की एनाटॉमी, जो ऑर्गन्स की प्लेसमेंट है, जो बायोकेमिस्ट्री है, जो सेल बायोलॉजी है, वो बिल्कुल सेम है। हम सिर्फ फर्क हमारे और पेरेंट्स के बीच में सिर्फ इतना हो सकता है कि हमारी हाइट थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, हमारा प्यूपिल कलर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, हमारे बालों का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल नए स्पीसीज बन जाएंगे, हमारे कोई पंख आ जाएंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है। मतलब ये बड़ी सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सके। हाँ जी, तो डुअल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी जीन रिकॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेवार है या वेरिएशंस को लाने के लिए जिम्मेवार है। और लास्ट में आपके पास यहाँ पे कह सकते हैं कि इन सारी वजहों से, जैसे डुअल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, रिकम्बिनेशन है या क्रॉसिंग ओवर है या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, नए एलील्स का इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो नए एलील्स का आना मतलब कि वेरिएशंस को डेवलप करना, बदलाव को लाना उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो ऐसा बदलाव जो कि नए एलील के आने की वजह से हुआ है, वो हो सकता है कि उसे एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्ट करने में हेल्प करे। बट सारी बातों की एक बात है कि जो फिटनेस है किसी भी इंडिविजुअल की, वो ऑलरेडी उसके जेनेटिक मेकअप पे होती है। सिर्फ नेचर क्या करती है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर जो करेक्टर है, अगर वो करेक्टर उस एनवायरनमेंट के अंदर उस इंडिविजुअल को अडेप्ट करने में मदद कर जाएगा तो वो करेक्टर बेटर माना जाएगा। वो डेवलप नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी जेनेटिक मेकअप पे था, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पहले से था। सिर्फ नेचर ने कुछ ऐसे बदलाव लेके आई, नेचर जो कि बाय चांस होते हैं, जिन बदलावों में सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स को जीने का मौका मिला जिनके अंदर ये जो कैरेक्टर्स थे, जो उन्हें बेहतर वहां पर ढलने में मदद कर रहे थे। वो इंडिविजुअल्स उस एनवायरनमेंट में अपने आप को जिंदा रख पाए। तो जो जिंदा है वही रिप्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं के ही कैरेक्टर्स फर्दर प्रोजेनीज में इनहेरिट होंगे। और ऐसा अगर सदियों तक चलेगा तो धीरे धीरे उन कैरेक्टर्स की एक्यूमुलेशन की वजह से एक नई स्पीसीज की डेवलपमेंट होगी, जो कि हो सकता है बहुत पुराने एंसेस्टर स्पीसीज से बिल्कुल मैच ना करे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो बड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। अब म्यूटेशन में जैसे कि कहा कि म्यूटेशन एक सडन चेंज है, म्यूटेशन के अंदर जीन स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, और जीन स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि हम सबको पता है कि जब मैं जीन की बात कर रहा हूं तो मैं वर्बली समझाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा। जीन का मतलब है एक सेगमेंट है डीएनए की जिसमें एक स्पेसिफिक बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है, जो कि ट्रांसलेशन और सॉरी जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दौरान या थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। जेनेटिक्स का एक पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वहां पे समझाया जाता है कि कोई भी जीन फ्रेगमेंट जो कि एक डीएनए की एक फिक्स्ड सीक्वेंस होती है, एक्सप्रेसिबल होती है, वो खुद को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में इन दो प्रोसेसेस की हेल्प करती है या हेल्प लेती है।
और वो जब प्रोटीन बनता है तो वो कुछ ना कोई फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन लेके आता है जो कि फिजिकली देखा जा सकता है। कुछ जीनोटाइपिकली होते हैं जो फिजिकली नहीं देखे जा सकते। तो म्यूटेशन में पहला पॉइंट हो सकता है कि जीन स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आ गया, सडन चेंज आ गया। और स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव का मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया है। दूसरा जो यहाँ पे म्यूटेशन का कारण हो सकता है वो है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अब कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं या सिंड्रोम्स में कहूं जहां पे हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आया। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारे पास एक डिप्लॉयड कंडीशन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो वहां पर आपके पास 46 की जगह 47 हो गए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच कैन मेक और विच कैन ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन दी बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, या मैं कहूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर। और वो हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम से जिन लोगों को इफेक्ट होता है वो किस तरह से उनके कई सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो वो भी एक तरह का म्यूटेशन ही कारण है। ठीक है, तो जहां पे क्रोमोसोम का नंबर बदला है। और जो तीसरी तरह की म्यूटेशन है वो हो सकती है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अब देखिए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज का मतलब है कि देखिए हर एक क्रोमोसोम जो है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स को कैरी करता है। अब मान लो अगर उस क्रोमोसोम की कोई फ्रेगमेंट डिलीट हो गई या वहां से निकल गई, या कोई नई फ्रेगमेंट उस क्रोमोसोम पे ऐड होगी, मतलब कि फ्रेगमेंट का टूटना या डिलीट होना या फ्रेगमेंट का ऐड होने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि या तो जो जीन्स थे उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम से वो गायब हो गए हैं, या फिर कोई नए जीन्स उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर ऐड हो गए। तो ये भी म्यूटेशन का कारण हो सकता है, ये भी फिजिकल चेंजेस ला सकता है। तो म्यूटेशन भी जेनेटिक वेरिएशन का कारण रह सकता है। नेक्स्ट हम हाइब्रिडेशन की बात करें। अब हाइब्रिडेशन की यहाँ पे बात जो चल रही है उसका मतलब ये है कि अगर क्रॉसिंग ओवर होती है ऑर्गेनिज्म में, जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जो एक दूसरे से बिल्कुल जेनेटिकली डिफरेंट हो, तो वहां पर हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आता है। अब हाइब्रिडेशन में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए वेराइटीज हैं। मैं कहूँ तो डॉग्स की अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें कि हमारे पास डॉग्स की दो डिफरेंट ब्रीड्स हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि कई सारी ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की। अब एक ब्रीड में अलग कैरेक्टर है, वो जो डॉग है उसका बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है, वो एक तरह की मैं कहूँ तो ब्रीड है। स्पीसीज सारी डॉग्स की सेम है, बट स्पीसीज के बाद अगर हम कहीं पे बदलाव लाते हैं या कहीं पे कैटेगराइजेशन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो वो एनिमल्स के केस में, अगर मैं डॉग्स की बात करूं तो हम ब्रीड्स की बात करते हैं। जैसे हम अगर प्लांट्स में करें कि सेम स्पीसीज है, अच्छा स्पीसीज के बाद क्या क्या सारे प्लांट्स के सारे वो जो प्लांट्स आप एज अ स्पीसीज कंसीडर कर रहे हैं वो सारे सेम है देखने में? नहीं। उसके अंदर फिर हम वेराइटीज की बात करते हैं। तो डॉग्स के अंदर हम ब्रीड्स की बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक डॉग है उसका बॉडी साइज बहुत बड़ा है, और एक डॉग है उसके बॉडी साइज बहुत छोटा है, और उसका जो फर है वो भी बहुत लेस डेंस, या कहें उसकी डेंसिटी बहुत कम है। और दूसरे डॉग की जिसका बॉडी साइज बड़ा है उसकी फर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मली ये दो डॉग ब्रीड नहीं कर रहे हैं, बट अगर इनकी ब्रीडिंग हो तो इनकी आने वाली प्रोजेनीज में दोनों ही तरह के पेरेंट्स की, जो कि एक पेरेंट लार्ज साइज था बॉडी में और एक पेरेंट स्मॉल साइज था बॉडी में, साथ ही फर की जो कहानी मैंने कही, तो उनके जो प्रोजेनीज हैं उन प्रोजेनीज के अंदर दोनों ही तरह के डॉग ब्रीड्स के कैरेक्टर्स देखे जाएंगे। और अगर ऐसा कई जनरेशन तक चलता रहा तो हो सकता है एक नई ब्रीड बन जाए, और वो ये भी हो सकता है एक नई स्पीसीज बन जाए। तो हाइब्रिडेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है ऑर्गेनिजम्स में विच आर जेनेटिकली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है यहाँ पे मेटिंग, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली डिफरेंट इन ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब यहाँ पे मैं करेक्टर के तौर पर कंसीडर कर रहा हूं। एक बार इस पर नजर मार लीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीन माइग्रेशन की। अब देखिए यहाँ पे जीन माइग्रेशन और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात की गई है।
दोनों के अंदर ही जीन फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे फ्यूचर में, जिसके अंदर हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल की बात करेंगे, और वहीं पे आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में क्या बात चलेगी। देखिए, जहां तक बात है जीन माइग्रेशन की, तो जैसे मैंने कहा कि दोनों के अंदर ही क्या है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। इसमें भी और इसमें भी। और ये क्या कहता है, जीन माइग्रेशन या कहें जीन फ्लो। अगर आप इसको इसके वर्ड से थोड़ा सा सोच विचार करना चाहें, तो देखिए जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो का यहाँ पे मतलब सिंपल सा है कि नए एलील्स का एडिशन हो रहा है या फिर कुछ एलील्स का लॉस हो रहा है। जो दो पॉपुलेशन आपस में सेपरेट हुई है, वो आपस में आके जब ब्रीड करती है या मेट करती है, तो एक नया तरह का प्रोजेनी का डेवलपमेंट होता है। मैंने ये बात कह तो दी आप लोगों के साथ, बट इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। अब जीन फ्लो का मतलब है, मान लेते हैं एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स हैं। आप खुद की पॉपुलेशंस को देख लीजिए, ह्यूमंस को देख लीजिए। अब ह्यूमन के अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। सबकी आउटर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, एक्स वाई जेड सेम है, सब कुछ सेम है, बट अपीयरेंस डिफरेंस है। अपीयरेंस के अंदर जो डिफरेंस है, वो हम देख सकते हैं कि बहुत रेयर केस है, कुछ कारणों को छोड़कर, जहां पे आप ये कह सकें कि दो इंडिविजुअल ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर वो सेम दिख रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर हम देखें तो इवन सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स, ये भी आपस में एक जैसे नहीं दिखते हैं। मतलब सिमिलैरिटी होती है, बट एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी नहीं होती है, और इसका कारण वेरिएशन है। अब यहां पे जैसे मैंने कहा कि जीन की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया, तो क्या हुआ, एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में से धीरे धीरे कुछ इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन से निकल गए। ऐसा भी हो सकता है। तो जब इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन से निकले, वो इंडिविजुअल्स, या मैं कहूं जो इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन से माइग्रेट हुए, हो सकता है उन इंडिविजुअल्स के अंदर कोई स्पेशल तरह के जीन का अवेलेबिलिटी रहा हो। अब आप यहां से कहेंगे कि स्पेशल तरह के जीन की अवेलेबिलिटी का मतलब, मान लेते हैं कि कोई भी करेक्टर आप कंसीडर कर लें। अब करेक्टर में यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हेयर टेक्सचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कर्ली हेयर्स वाले लोग जो है वहां से निकल गए, ओके। अब क्या होगा कि जब वो निकले तो अपने साथ क्या ले गए, एलील कह लीजिए या जीन्स ले गए, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि जीन का आउटफ्लो हुआ है। तो यहां पे इन एलील्स का एक तरह से क्या हुआ, लॉस हुआ। किसमें, इस पॉपुलेशन में, जिस पॉपुलेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये हुआ जीन फ्लो, या इसको आप एलील के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको पता होगा कि जीन और एलील का क्या कंसेप्ट होता है। एक जीन के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन में दो ऑल्टरनेट एलील्स होते हैं, जो सेम या सिमिलर होते हैं। डिफरेंट कभी नहीं कहना, क्योंकि डिफरेंट का मतलब एग्जैक्टली वो एक दूसरे से डिफरेंट एक्सप्रेशन में हो जाएंगे। तो सिमिलर का मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशन या कैरेक्टर तो एक ही कंट्रोल करेंगे, बट उस कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन आ सकती है। उसी तरह से अगर हम बात करें ऐसे इंडिविजुअल्स की जो कहीं बाहर से इस पॉपुलेशन में माइग्रेट हुए, ठीक है, और उनके बालों की, जैसे मैं हेयर की बात कर रहा हूं, कि इस पॉपुलेशन में अब कर्ली हेयर वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि कर्ली हेयर वाले लोग जो थे किसी कारणवश इस पॉपुलेशन को छोड़कर वो लोग यहां से निकल गए, ठीक है। तो जब वो निकले तो अपने साथ क्या ले गए, वो एलील या जीन ले गए। तो जीन लॉस या एलील लॉस हुआ। और कुछ लोग जो है, ये कुछ इंडिविजुअल्स जो है,
वो बाहर से इस पॉपुलेशन के अंदर एंटर हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अब मान लेते हैं कि उन इंडिविजुअल्स के अंदर एक ऐसा एलील था, किसी भी करेक्टर को लेके चलिए, कि वो जो लोग एंटर हुए उनकी हाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सब टॉल थे, 7 फीट प्लस। तो 7 फीट प्लस वाले लोग जब यहाँ पे अंदर एंटर हुए इस पॉपुलेशन में, अब कारण मत पूछिएगा क्योंकि ये बाय चांस की बात होती है, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया होगा, इस पॉपुलेशन में मेटिंग की होगी, ठीक है, अपनी फैमिलीज बनाई होंगी, प्रोजेनीज को पैदा किया होगा। तो अल्टीमेटली पहले इस पॉपुलेशन में 7 फीट प्लस वाले लोग नहीं थे, इतनी हाइट किसी भी इंसान की नहीं हुआ करती थी इस पॉपुलेशन में। बट अब क्या हुआ, अब उस पॉपुलेशन में धीरे धीरे देखने को मिलता है जब एक लंबे समय बाद कि इस पॉपुलेशन में 7-7 फीट लंबे भी लोग जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कहीं से कुछ इंडिविजुअल्स आए थे, वो 7 फीट वाला एलील या कहीं जीन अपने साथ लेके आए। तो ये एक सिंपल तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि जीन फ्लो का मतलब क्या होता है, और ये सारा कारण भी आपकी जेनेटिक वेरिएशन का बन सकता है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। अब देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये बड़े मजेदार वाली बात है, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन दोनों के अंदर ही जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो मैं यहां पे फिर से लिखूंगा, अगेन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट यहां पे जो चेंज आता है जीन फ्रीक्वेंसी में वो रैंडम चेंज है, मतलब सडन चेंज है, बाय चांस है, जिसका कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन हो गई, या फिर कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, और नेचुरल कैलेमिटीज की बाद जब पॉपुलेशन जो बची उसके अंदर देखा कि कुछ एलील्स जो थे वो गायब हो गए थे। अब यहाँ पे फिर से आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है तो मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड यूज करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप सिविल राइट इफेक्ट भी कह सकते हैं। सिविल राइट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट दिया, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, अगेन इट ब्रिंग्स चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है, इसमें देखिए एडिशन भी हो सकता है, इसमें आप इसे इस तरह से ना लिखते हुए कुछ इस तरह से लिखिए, एडिशन और लॉस की बात नहीं करेंगे, रैंडम चेंज लिखेंगे, इट्स रैंडम। रैंडम है, बाय चांस इवेंट है, मतलब कि नॉर्मली जैसे जीन फ्लो है ना, जीन फ्लो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि चल रहा है। बट जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, देखिए नाम से पता लग रहा है ड्रिफ्ट, मतलब एक रास्ते पे आप जा रहे थे और सडनली आपने अपना पाथ चेंज कर लिया, तो इट्स अ ड्रिफ्ट एक तरह से। तो उसी तरह से क्या था कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन चल रही थी, जीन फ्लो भी चल रहा था, जो भी था, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए एकदम से बहुत कम समय में कि वहां पर जीन फ्रीक्वेंसी में एकदम से चेंज आ गया। देखिए जीन फ्लो में भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, बट वो एक स्लो प्रोसेस है जिसमें इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब लोगों का आना और लोगों का जाना एक पॉपुलेशन से लगा रहता है, और इसका मतलब है एलील्स ऐड भी हो रहे हैं और लूज भी हो रहे हैं। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर क्या है कि रैंडमली एकदम से बदलाव आया किसमें, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में, और उस बदलाव का कारण कुछ बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि एक और चीज यहां पे जरूर समझिएगा कि रैंडम चेंज है, बाय चांस इवेंट है, और ज्यादातर कहां देखा जाता है, मोस्ट
मोस्टली मार्क्ड इन स्मॉल पॉपुलेशन। जहां पे पॉपुलेशन कम है, कम इंडिविजुअल्स हैं, वहां पर अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी वहां पे देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी पॉपुलेशन में भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, बट वहां पे इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स की वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं कि अगर उस पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा इंडिविजुअल्स का खत्म भी हो जाता है, वैनिश भी हो जाता है, तो भी कुछ जीन्स जो उस खत्म होने वाली पॉपुलेशन में गायब हो गए वो बाकी के किसी न किसी इंडिविजुअल में उस पॉपुलेशन में होंगे, तो अल्टीमेटली वो जीन्स खुद को फिर से रिवाइव कर जाएंगे, फिर से उनकी एक्सप्रेशन को देखने को हमें मिलेगा। तो वहां पर हमें ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसा फिनोमिना बहुत रेयर देखने को मिलता है। बट छोटी सी पॉपुलेशन में अगर उस छोटी सी पॉपुलेशन का थोड़ा सा भी हिस्सा, मतलब थोड़े से भी इंडिविजुअल्स गायब हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो डेफिनेटली उस पॉपुलेशन में हमें ये एहसास एकदम से हो जाएगा कि यार इस पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे करेक्टर्स के साथ हुआ करते थे, उनके अंदर ऐसा एक बॉडी में स्ट्रक्चर हुआ करता था, उनकी बॉडी लंबी हुआ करती थी या बड़ी हुआ करती थी। अब इस पॉपुलेशन में वो दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि जब किसी इवेंट की वजह से वैसे लोग जिनके अंदर वो जीन्स या रील्स थे वो वैनिश हो गए, वो गायब हो गए, तो उनके साथ वो तो गायब हुए बट वो अपने साथ क्या ले गए? वो पर्टिकुलर जीन और एलील भी गायब हो गया। ठीक है, तो अब उस पॉपुलेशन में वो जीन एलील तो बाहर से आएगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि ये ज्यादातर कहां पर देखा जाता है इसका इफेक्ट, इसका इमीडिएट इफेक्ट देखा जाता है जहां पर पॉपुलेशन स्मॉल इन साइज है। तो इसलिए मैंने कहा इट इज मोस्टली मार्क्ड इन स्मॉल पॉपुलेशन, जहां पे पॉपुलेशन छोटी है। और इसका जो कारण हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि जो इवेंट्स है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हैबिटाट लॉस हुआ। हैबिटाट लॉस का मतलब है कि वहां पे जो भी सोर्सेज ऑफ फूड थे वो खत्म हो गए, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई। नेचुरल कैलेमिटीज में हो सकता है कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, छोटी सी पॉपुलेशन थी, अर्थक्वेक में कई सारे लोग या कई सारे इंडिविजुअल्स जो है वो इफेक्ट हुए या वहां से उनकी डेथ हो गई। तो और एपिडेमिक भी आप कह सकते हैं, महामारी आ गई। महामारी की वजह से जो, अब देखिए यहाँ पे फिर से वही कहानी है कि जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी वो करेक्टर्स थे जो इन इवेंट्स को सह पाए और इन इवेंट्स के दौरान वो खुद को जिंदा रख पाए, उन करेक्टर्स की वजह से वही जिंदा रहेंगे। बाकी जिनके अंदर वो करेक्टर्स नहीं थे, जो उनको जिंदा नहीं रख पाए, वो गायब हो जाएंगे। तो ये एक तरह का मैं कहूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जहां पे आपको एकदम से पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज देखने को मिलता है। बट खास तौर पर इस बात का ध्यान रखिए कि पॉपुलेशन का साइज छोटा होना चाहिए तो ही ये चेंज देखने को मिलेगा। बड़ी पॉपुलेशन में भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी बट उसके अंदर आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल सेट करके यहाँ पे दिया। अब तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है जिसको आप सिविल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, इट्स अ सडन चेंज। ठीक है, एकदम से मैं यहाँ पे ऐड जरूर करूंगा इट्स अ सडन चेंज, ताकि आप इसको जीन फ्लो के साथ कंफ्यूज ना करें। जो चेंज है वो सडन है और रैंडम तो देखिए होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके दो तरह के फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। पहला फिनोमिना आता है जिसको हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा फिनोमिना हम देखते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। अब देखिए फाउंडर इफेक्ट क्या है। फाउंडर इफेक्ट में मैं यहां पे जरूर पहले वर्डिंग्स लिखूंगा, उन वर्डिंग्स को लिखने के बाद आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर किसी पॉपुलेशन की सेक्शन, मतलब एक पॉपुलेशन का हिस्सा आइसोलेट हो जाए या फिर माइग्रेट हो जाए, और बाकी दुनिया से एक तरह से कहूं तो कट ऑफ हो जाए, तो जहां पे भी वो पॉपुलेशन रहेगी, मान लीजिए ये पॉपुलेशन जो है आइसोलेट होगी या फिर अपनी
जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी उससे अलग हो गई, कहीं माइग्रेट करके चली गई, कि कोई भी कारण हो सकता है। तो क्या होगा कि जिस भी लोकेशन पे ये पॉपुलेशन थ्राइव करेगी या ग्रो करेगी, it may become genetically different from its ओरिजिनल पॉपुलेशन। क्यों जेनेटिक डिफरेंट कहा जा रहा है? ठीक है, अब देखिए, जिस जिन इंडिविजुअल्स ने पॉपुलेशन को छोड़ा, माइग्रेट हो गए, या वो अपनी बाकी की पॉपुलेशन से आइसोलेट हो गए। मान लीजिए एक धरती, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, वहां पे बहुत सारे लोग थे या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे एक पॉपुलेशन को बिलोंग करने वाले, और बीच में अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ, वहां पे बीच में सेपरेशन हो गई। अब जो सेपरेशन हुई उसमें क्या होगी, कुछ इंडिविजुअल्स ही उस पॉपुलेशन के अलग हो गए, मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दैट पॉपुलेशन से। तो जो अलग हुए, पहली बात तो ये है कि उनके अंदर हो सकता है कि कोई ऐसा जीन रहा हो जो कि डिफरेंट हो, पहली बात। दूसरी बात, अब उनके अंदर, क्योंकि जब वो अलग हो गया, वो अपनी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ कभी मीटिंग नहीं कर सकते, उनके साथ कभी प्रोजेनीज पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जोग्राफिकली आइसोलेट हो चुके हैं ना। अब उनको मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ, या मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब आपस में ही क्या करेंगे, वो प्रोजेनीज को पैदा करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे क्या हुआ, एलील का लॉस हुआ। हो सकता है कि उनके अंदर वो सारे करेक्टर्स नहीं रहे हो जो कि बाकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में रहे हो। अब पहली बात तो यहाँ पे क्या हुआ, जीन, या कहूं एक तरह से जो फ्रीक्वेंसी है, या जो एलील्स हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो अलग हुए, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो रही होगी। अब फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मतलब है कि कोई जीन क्या एक्सप्रेस हो रहा है, कोई करेक्टर, जैसे कि मैंने आपको हाइट की बात की कि 7 फीट वाला करेक्टर क्या इस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स में एक्सप्रेस हो रहा है, तो मैं कहूँ कि यार यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि गलती से, ये बाई चांस इवेंट है ना, ड्रिफ्ट है ना ये, तो आपको ये रैंडम हो, पहले बता दिया मैंने कि रैंडम इवेंट्स है ये, इसमें कोई प्री डिसाइडेड चीजें नहीं होंगी। तो रैंडमली क्या हुआ कि जो अलग हुए उनमें से किसी के अंदर भी 7 फीट वाली हाइट जैसा जीन नहीं था। तो डेफिनेटली उस पॉपुलेशन के अंदर कभी इंसान 7 फीट का हो ही नहीं सकता, जब वो एलील ही नहीं है, जो जीन ही नहीं है, तो क्या कहां से होगा? अब डेफिनेटली अब जो प्रोजेनीज होंगी वो नॉर्मल हाइट की होंगी, जो कि ऑलरेडी हो ही रही थी। तो कुछ जीन या कुछ एलील जो है वहां पर लो फ्रिक्वेंसी में रहे होंगे, या कहे एब्सेंट हो चुके होंगे। और अब क्या हुआ होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, अब वो एक अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, ठीक है, आइसोलेटेड है, हो सकता है वहां पे जरूरतें अलग हुई रही हो, या वहां पे उनको फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ी हो। तो धीरे धीरे वहां पर जो उनके अंदर वेरिएशंस आई होंगी वो एक्युमुलेट होती रही होंगी, और अल्टीमेटली जो वहां पे वेरिएशंस हैं, जो समय के साथ एक्युमुलेट हुई, या कहे जनरेशन टू जनरेशन एक्युमुलेट हुई, दे मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब फाउंडर इफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो नई स्पीसीज बनी अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से, जो बिल्कुल डिफरेंट हुई, उसके लिए जो पहले इंडिविजुअल्स आए जिनसे ये सारी पॉपुलेशन का आगे प्रोपगेशन हुआ, या इंडिविजुअल्स का प्रोपगेशन हुआ, वो सारे पहले इंडिविजुअल्स इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के, जो नई स्पीसीज की जो पॉपुलेशन बनी, तो जो इनिशियल इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन से सेपरेट हुए थे,
ओरिजिनल पॉपुलेशन की बात करूंगा मैं। उन्होंने इस नई स्पीसीज की पॉपुलेशन के लिए किस तरह का कर्तव्य निभाया होगा? फाउंडर की तरह। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप मैंने थोड़ा सा वर्बली आपको समझाने की कोशिश की है, हर चीज यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट जो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम देखते हैं वो है बॉटल नेक इफेक्ट। अब देखिए बॉटल नेक इफेक्ट, जैसे कि मैंने कहा सडन चेंज है। अब बॉटल नेक इफेक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पर जो बॉटल नेक होती है वो एक जगह से नैरो होती है और फिर दोनों ही पॉइंट्स पे वो ब्रॉड होती है। ठीक है, अब ये जो नेक है इसको किस तरह से यहाँ पे कंसिडर किया गया है, क्या समझाने की कोशिश की गई है कि मान लीजिए एक इवेंट हुआ। ठीक है, जिस इवेंट के दौरान पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की क्या हो गई? पॉपुलेशन डिक्रीज एज इंडिविजुअल्स डाई, उनकी डेथ हुई किसी इवेंट की वजह से। ठीक है, अब जब वो डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन में तो उसे इस नेक से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इस बॉटल नेक से इसको रिप्रेजेंट किया गया कि भाई कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, कोई एपिडेमिक हुआ, कोई ऐसा डिजास्टर हुआ कि पॉपुलेशन के अंदर मैक्सिमम इंडिविजुअल्स जो है वो उनकी डेथ हो गई, मतलब वो खत्म हो गए वहां से। अब वो खत्म हुए तो चलो इंडिविजुअल्स तो खत्म हुए, बट अल्टीमेटली देखा जाए, जेनेटिकली देखा जाए तो उनके अंदर जो जीन्स रहे होंगे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए या एलील्स रहे होंगे, वो कैरेक्टर्स भी उसी इवेंट के साथ खत्म हो गए। अब जो शुरुआत है वो कैसी है? शुरुआत है यहां से, नॉर्मल पॉपुलेशन से, कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन थी। ठीक है, उसके अंदर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज उनको फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज होने के बाद क्या होगा? रिवाइवल होगा। जो लोग बच गए या जो इंडिविजुअल्स बच गए उस पर्टिकुलर स्पीसीज या पॉपुलेशन के, वो क्या करेंगे? रिवाइव करेंगे। अब रिवाइव करने के बाद वो क्या करेंगे? एक फिर से नई पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। और जो नई पॉपुलेशन होगी, हो सकता है उस पॉपुलेशन में ऐसे कैरेक्टर्स गायब हो चुके हो जो कैरेक्टर्स उस इवेंट से पहले उसी सेम पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में देखे जाया करते थे। ठीक है, अब ये भी एक तरह का जेनेटिक ड्रिफ्ट है जहां पर क्या है कि एकदम से एलील्स की फ्रीक्वेंसी के अंदर बदलाव आया। ठीक है, क्यों बदलाव आया है? जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जिसने पॉपुलेशन के साइज को एकदम से क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स उस डिक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन के कारण या कहें जो कारण बना पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीज होने का या ड्रास्टिक जो डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, तो उसमें इंडिविजुअल्स में डेफिनेटली उनकी डेथ हुई होगी। ठीक है, और डेथ होने की वजह से क्या हुआ कि उन इंडिविजुअल्स के अंदर जो एलील्स या जीन्स रहे होंगे उस इवेंट से पहले, वो एलील्स और जीन्स भी उनके साथ खत्म हो गए। अब जो पॉपुलेशन बची, इट्स अ चांस इवेंट, रैंडम इवेंट, हो सकता है लक बाय चांस उस पॉपुलेशन में वो एलील्स उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में जो बची आफ्टर इवेंट, वो एलील्स या जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के ना बचे हो। अब जब वो पॉपुलेशन फिर से सारी चीजें साधारण होगी, नॉर्मल होगी, फिर उन पॉपुलेशन की जो इंडिविजुअल्स उनके बीच में मीटिंग होना शुरू हुई, तो जब फिर से नई पॉपुलेशन बनी उसी सेम स्पीसीज की, तो हो सकता है कि उस स्पीसीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो पहली वाली पॉपुलेशन के अंदर थे, सेम पॉपुलेशन सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन में इवेंट से पहले या कैलेमिटी से पहले या डिजास्टर से पहले वो नहीं है, तो वो कैरेक्टर्स गायब हो गए। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया जाता है, चीता का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो चीता में क्या है कि एक समय था कि चीता के अंदर
बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स थे जो उन्हें डिजीज रेजिस्टेंट बनाते थे, वो इतने आसानी से उनको डिजीज नहीं होती थी। बट क्या हुआ कि एक हंटिंग जो कभी जमाने में की गई चीता की, उस ट्रिमेंडस हंटिंग की वजह से जो चीता के अंदर अच्छे करेक्टर्स थे, वो चीता मर गए। हंटिंग 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 की वजह से वो मर चुके हैं। अब मरने की वजह, मरना इज नॉट एन इश्यू, बट मरने के साथ साथ वो उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप था, जो एलील जीन था, वो भी उनके साथ गायब हो गया उस पॉपुलेशन से। अब उसके बाद क्या किया गया, हंटिंग के ऊपर रोक लगा दी गई, या हंटिंग होना बंद हो गई। अब चीता की पॉपुलेशन ने फिर से खुद को रिवाइव किया। बट आज की जो चीता की पॉपुलेशन है उसमें ऐसा देखा जाता है कि दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस, उनके अंदर वो डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज या जो एलील्स या जीन्स हैं वो अब नहीं देखे जाते हैं आज के जमाने की चीता की पॉपुलेशन में, जो कि उस इवेंट से पहले देखे जाते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जीन्स उस चीता में थे जो मर गए बिकॉज ऑफ हंटिंग, वो उन्हीं के साथ गायब हो गए। अब वो जिनके साथ गायब हो गए, तो अब जो बचे चीता, बाई चांस ऐसा था कि उनके अंदर वो जीन्स या एलील्स नहीं थे, और अब अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन चीता की देखी जाती है, वो उन जीन्स या एलील्स उनके अंदर ना होने की वजह से, उनके डीएनए के अंदर ना होने की वजह से, जेनेटिक मेकअप के अंदर ना होने की वजह से क्या होता है कि वो जो चीता है आज की डेट में, वो ज्यादा बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन है, बहुत वल्नरेबल है, बहुत जल्दी उनको बीमारी हो जाती है। तो ये भी एक एग्जांपल आप कह सकते हैं कि बॉटल नेक इफेक्ट जो है, वो बॉटल नेक का यहाँ पर मतलब ही यही है कि एक कैलेमिटी ने जब पॉपुलेशन के अंदर रिडक्शन किया बहुत ज्यादा, तो उसके बाद जब कैलेमिटी खत्म होगी, चीजें फिर से नॉर्मल होगी, तो अब जो नई पॉपुलेशन आएगी उस सेम स्पीसीज की, क्या उसके अंदर वो एलील्स जो पहले उस पॉपुलेशन या इंडिविजुअल ऑफ दोज पॉपुलेशन में रहे होते थे, क्या अब भी वहां पे प्रेजेंट है? अगर नहीं है तो एकदम से क्या हुआ, जीन फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ, एकदम से रैंडम चेंज आया, तभी इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखते हैं, मैंने वर्बली आपको समझा दिए। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए जीन माइग्रेशन हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट में मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया, एक बताया जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन की बात कर सकते हैं, और दूसरा जो कंसेप्ट इसके साथ रिलेटेड था वो था जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको आप सिविल राइट इफेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। और दोनों ही अल्टीमेटली, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। एक में जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है इसमें, और एक में जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो सडन है। ये भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेचुरल सिलेक्शन का है, और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप नेचुरल सिलेक्शन को समझ चुके हैं। कई बार मैं नेचुरल सिलेक्शन की बात कर चुका हूं कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन को आप कंसीडर करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस लाने में। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन में अगर बात करें कि ये भी एक प्रिंसिपल है या कहें मैकेनिज्म है एवोल्यूशनरी चेंज का, ठीक है, जिसके अंदर आपके चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वॉलेस ने थ्योरीज को प्रपोज किया। और यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन में मैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की बात जरूर करूंगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल फिट है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोजेनीज को लीव करेंगे अपने जाने के बाद, और उन्हीं की प्रोजेनीज आने वाली नई स्पीसीज का कारण बनेगी, क्योंकि उनके अंदर जो वेरिएशंस है, जो बेनिफिशियल वेरिएशंस है, उन वेरिएशंस को धीरे धीरे जब एक्यूमुलेशन होना शुरू होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो हो सकता है कि बिल्कुल ही नई स्पीसीज का वहां पर ओरिजिन हो। नेक्स्ट आइसोलेशन, जैसे आइसोलेशन का मैंने बताया कि इंटरब्रीडिंग, आइसोलेशन में एक इंटरब्रीडिंग का कंसेप्ट है कि प्रिवेंशन ऑफ इंटरब्रीडिंग, या कहें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब यहां पे ये हो सकता है कि ये भी एक इसका फैक्टर है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि आपस में दो इंडिविजुअल्स को इंटरब्रीड ना करने देना। अब हम तो इसमें कोई अपना रोल नहीं निभा सकते, बट इसमें नेचर अपना रोल निभाती है।
अब इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है जाइगोट बनने से पहले, कि दो इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड करना चाहते हैं वो पहले तो जाइगोट ही नहीं बना पा रहे, और जाइगोट कैसे बनता है, अगर गैमेट्स का फ्यूजन हो। अब जैसे कि मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या है कि एक है प्री जाइगोटिक, ये हल्का सा कंसेप्ट में टच करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। प्री जाइगोटिक प्रिवेंशन ऑफ इंटरब्रीडिंग का मतलब है, या कहीं प्री मेटिंग भी कह सकते हैं आप इसको, कि मेटिंग होने ही ना देना। अब मेटिंग होने ना ही देना में कई सारे कारण हो सकते हैं। क्या 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 कारण हो सकता है? पहला, आपके पास मैकेनिकल आइसोलेशन हो सकती है, मतलब कि जो गोनाड्स है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, उनका डिजाइन कुछ इस तरह से है कि वो आपस में इनकम्पैटिबल है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब जो बिहेवियर के हिसाब से है, कि बिहेवियर जो है दो अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स का वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं। सीजनल आइसोलेशन भी हो सकता है इसके अंदर। तो सीजनल आइसोलेशन का मतलब हो गया कि भाई हाँ जी, कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट होता है, तो वहां पे सीजनल आइसोलेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। इवन गैमेटिक आइसोलेशन का भी कंसेप्ट यहाँ पे आ सकता है कि अगर गैमेट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो फ्यूज नहीं कर पा रहे, एक जाइगोट नहीं बना पा रहे, तो ये प्री जाइगोटिक या प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो सकती है। इसी तरह से पोस्ट मेटिंग या पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी कंसीडर आप कर सकते हैं। पोस्ट मेटिंग या फिर कहें पोस्ट जाइगोटिक। अच्छा, पोस्ट मेटिंग या पोस्ट जाइगोटिंग जाइगोटिक आइसोलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहली बात बोल सकते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी। जो जाइगोट बना, मान लीजिए वो इंडिविजुअल बन गया, बट वो उसके अंदर क्या है कि वायबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो फ्यूचर में प्रोजेनिस नहीं बना सकता, या कुछ समय तक ही जीवित रहेगा। प्रोजेनिस बनाने की तो दूर की बात है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में खुद को अडेप्ट करने के लिए नहीं बना। ठीक है, ये एक हाइब्रिड इनवायबिलिटी आप कह सकते हैं। हाइब्रिड स्टेरिलिटी भी आप कह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हम हॉर्स और डंकी के बीच में जो इंटरब्रीडिंग करवा के हम म्यूल्स को पैदा करते हैं, वो म्यूल्स जिंदा तो रहती हैं, वायबिलिटी भी है उनकी जिंदा रहने की, बट वो स्टेराइल होती हैं, वो फर्दर प्रोजेनिस पैदा नहीं कर सकती। तो ये एक सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके पोस्ट मेटिंग या पोस्ट जाइगोटिक वाले आइसोलेशन में आ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जिसका मतलब है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी कहानी है कि जो भी कैरेक्टर्स या वेरिएशंस पेरेंट्स के अंदर उन्हें सरवाइव करने के लिए बेनिफिशियल वेरिएशंस या बेनिफिशियल कैरेक्टर्स की बात करूं, हेल्प कर रहे थे वो फर्दर अपने प्रोजेनिस के अंदर उन्होंने इनहेरिट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स का ही अपकमिंग हुआ जिन कैरेक्टर्स ने कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स को, एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड में पेरेंट्स को सरवाइव करने में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन हेल्प किया होगा। तो अल्टीमेटली आपका हेरिडिटी भी पार्ट है किसका, दिस न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट थ्योरी थी रिगार्डिंग दी दिस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, जिसमें हम नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स लेंगे।